वहीं अद्रीव अब अजय के दोनों हाथ काट दिए और उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसके गले को काट देता है, जिससे अजय की मौत हो जाती है। ये देखकर अद्रीव वहां से उठकर अपने हाथ साफ करके बोला, इसकी बॉडी को इसके बाप के पास पार्सल कर दो और पता करवाओ इसे इतने खतरनाक ड्रग्स कहाँ से मिले। इतना बोलकर वह वहां से निकल जाता है। पैनिक और अंजन कॉल, रायजादा मैंशन। अनु जी, बामिका और जय जी परेशानी में इधर उधर टहल रहे थे। बामिका लगातार अर्विका को फोन कर रही थी, लेकिन वो फोन उठा ही नहीं रही थी। ये देखकर उसे बहुत घबराहट हो रही थी। उसे अर्विका की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। तभी अनु जी वहां पहुंचती हैं और चिंतित होकर पूछती हैं, बच्चा, क्या अरु ने फोन उठाया या तुम्हारे कॉल का कोई जवाब दिया? बामिका उनकी बात सुनकर घबराई हुई आवाज में बोली, नहीं मम्मा, दी फोन नहीं उठा रही हैं। उन्होंने कहा था कि वो सुबह तक वापस आ जाएंगी, लेकिन अब तो दोपहर के 12:30 बज चुके हैं, अभी तक वो नहीं आई। और ऊपर से उनका फोन भी बंद जा रहा है। पता नहीं वो कहाँ होंगी। इस वक्त उसके चेहरे पर अर्विका के लिए चिंता और फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। उसे अब पछतावा होने लगा था कि वो एकांश के साथ अकेली क्यों आई। उसे अर्विका को साथ लेकर ही आना चाहिए था। वहीं फिक्रा तो जयजी को भी बहुत हो रही थी। लेकिन जब वह दोनों को इतना परेशान होते देख उन्हें हिम्मत देते हुए बोले में कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, हमारी प्रिंसेस कोई बच्ची थोड़े ही है। बस इतना बोले ही थे कि तभी अर्विका की आवाज़ आती है, हाँ मम्मा, डैडी सही कह रहे हैं, मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूं जो खो जाऊंगी। वहीं यह आवाज़ सुनकर सबका ध्यान अर्विका की तरफ जाता है, जो इस समय हॉल के अंदर आ रही थी। वहीं अर्विका को सही सलामत देखकर सब राहत की सांस लेते हैं। वहीं बामिका और अनुजी जल्दी से अर्विका के पास जाकर यूज को जोर से हग कर लेते हैं। वहीं उनके इस तरह करने से आविका हैरान हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह भी उन्हें टाइट हग कर लेती है। फिर थोड़ी देर बाद अनुजी उससे दूर होती हैं और बोली, बच्चा, आप कहाँ चली गई थी? हाँ, आपने तो कहा था आप सुबह तक आएंगे, लेकिन आपको इतनी देर कैसे हो गई? और आपका कॉल भी नहीं लग रहा था। आप जानती भी हैं हम कितना डर गए थे। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। सचमुच वह आज बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी बेटी के लिए। वह अपनी बेटी को एक बार खो चुकी थी, अब अगर दूसरी बार उसकी बेटी को कुछ हुआ तो वह सहन नहीं पाएंगी। और अपने परिवार का अपने लिए इतना प्यार और अपनापन देखकर उसे बहुत खुशी होती है, और साथ में उसे बहुत गिल्टी फील भी हो रहा था कि उसका परिवार वाली उसकी वजह से इतने परेशान हुए। इसलिए वह अपने दोनों कानों को पकड़कर बहुत क्यूटली बोलती है, सॉरी अपनी प्रिंसेस को माफ़ कर दीजिए, मेरा मोबाइल कहीं गुम हो गया था और मेरी फ्रेंड ने मुझे रोक लिया, इसलिए मैं भूल गई आप लोगों को इन्फॉर्म करना, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। वहीं उसे उन सब से झूठ बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वह उन्हें सच बताकर परेशान भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने झूठ बोल दिया। वहीं उस समय वह बहुत ही ज़्यादा क्यूट और मासूम लग रही थी, जिसे देखकर उन सबका दिल पिघल गया और वे उसे माफ़ कर देते हैं। वहीं कुछ समय बात करने के बाद अर्विका अपने रूम में आ जाती है, क्योंकि उस समय वह बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी और उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। वहीं बामिका भी इस वक्त अपने रूम में चली जाती है और मिस्टर और मिसेज रायजादा को एक फंक्शन में जाना था, तो वे दोनों वहां के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद बामिका का कमरा। इस समय बामिका अपने कमरे बेड पर बैठी हुई में एक गाना लिख रही थी। वहीं वह इस तरह पूरी तरह अपनी दुनिया में खोई हुई थी, तभी उसके मोबाइल में किसी का कॉल आता है। ये देखकर वह अपना मोबाइल उठाती है तो उसे पर एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। ये देखकर बामिका थोड़ी घबरा जाती है और पहली बार में कॉल नहीं उठाती। लेकिन फ़ोन फिर से रिंग करता है, तो ये देखकर वह घबराते हुए फ़ोन कॉल उठाकर मोबाइल अपने कान से लगाती है। तो वहाँ से एक शख्स की डरावनी आवाज़ आती है, कैसी हो प्यारी बामिका, मैंने सुना है आजकल बहुत खुश रहने लगी हो तुम्हारी बहन के आ जाने से। वहीं यह आवाज़ सुनकर बामिका बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और माथे से ठंडा पसीना निकलने लगता है और वह बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है। वहीं ये सब वह फ़ोन पर बैठा मिस्टीरियस शख्स भी महसूस कर पा रहा था। ये देखकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वह बोला, लेकिन तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी यह खुशी सिर्फ चंद पलों की है, क्योंकि तुम्हारी बहन बहुत जल्द मैं तुमसे छीन लूँगा। जैसे मैंने तुम्हारे उस फ्रेंड को छीना था, जैसे वह तड़प तड़प कर मरी थी ना, तुम्हारी जान से प्यारी बहन भी मरेगी। और इसी के साथ उसकी खतरनाक हंसी गूंज जाती है। वहीं उसकी बात सुनकर बामिका बहुत ज़्यादा डर जाती है। रोते हुए हकलाकर बोलती है, देखो प्लीज़ मेरी दी को कुछ मत करना, प्लीज़ उन्हें छोड़ दो, तुम्हें उनके साथ यह सब करने में क्या मिलेगा? तुम चाहो तो मेरे साथ कुछ भी करो, लेकिन मेरी दी को छोड़ दो, उन्हें सबके बीच मत लाओ। और इतना कहकर वह बुरी तरह से रोने लगती है। वहीं इस समय वह बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वह रोते हुए सिर्फ यही कह रही थी, प्लीज़ मेरी दी को छोड़ दो, उनको कुछ मत करना। बहुत बुरी तरह रोते हुए पैनिक कर रही थी, तभी उसके रूम का डोर खुलता है और अर्विका रूम के अंदर आती है और बोलती है, बामी कहाँ हो तुम? वो इतना कह रही थी कि तभी उसकी नज़र बामिका पर जाती है, जो एक कोने में अपने आप में सिमटी हुई बैठी थी। उसकी बॉडी इस समय बहुत बुरी तरह से कांप रही थी और वो कुछ बड़बड़ा रही थी।
यूज इस तरह देखकर अर्विका घबरा जाती है और जल्दी से बामिका के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर फिक्र भरे लाज में बोली, बामी, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वहीं उसकी आवाज़ सुनकर बामिका उसकी तरफ देखती है और फिर उसे जोर से हग करके बुरी तरह रोते हुए बोली, दीदी, आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी ना? है ना? प्लीज़ दी, आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना। ये सब सुनकर अर्विका और भी हैरान हो जाती है और वह बामिका के सिर पर हाथ फेरकर बोली, बामी, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। और तुमसे ये बकवास किसने की कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? तो उसकी बात सुनकर बामिका डरते हुए बोली, उसने कहा कि वो आपको मार डालेगा, वो हम सबको मार डालेगा दी, वो हम सबको मार डालेगा। और यह सब कहकर वह बहुत बुरी तरह से पैनिक करने लगती है। वहीं अर्विका उसे समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन बामिका इस वक्त अपने होश में ही नहीं थी। वो उसकी कोई भी बात सुन ही नहीं रही थी। ये देखकर वह उसकी गर्दन के पीछे की एक नस दबा देती है जिससे बामिका बेहोश हो जाती है। वहीं वो गिरती उससे पहले अर्विका उसे संभाल लेती है और संभालते हुए उसे बेड पर लिटा देती है। चैप्टर नंबर 55। कुछ समय बाद बामिका बेड पर लेटी हुई थी और इस समय बहुत सारे डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। यह सब डॉक्टर आर्बिका की वफादार। वहीं इस समय उन डॉक्टरों की हालत डर से खराब थी क्योंकि आर्बिका बामिका के पास बेड पर उसका हाथ पकड़कर बैठी उसके चेहरे को देख रही थी। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। इस समय उसे बामिका को देखकर बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि इस समय बामिका का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। बेहोशी की हालत में भी उसके चेहरे पर एक डर दिखाई दे रहा था। ये देखकर आर्बिका प्यार से उसके सर को सहलाते हुए मन में बोली, बामी, तुम्हारी बहन का ये तुमसे वादा है कि जिसने भी तुम्हें ये दर्द दिया है ना, उससे 1000 गुना ज्यादा उन्हें दर्द दूंगी। इतना कि उन्हें मौत भी प्यारी लगने लगेगी और वह मुझसे मरने की भीख मांगेंगे। और यह सब सोचते हुए उसकी आंखों में अंगारे बरस रहे थे। तभी वह अपनी सर्द आवाज में डॉक्टर को देखकर बोली, क्या हुआ है मेरी बहन को डॉक्टर? क्या कुछ पता चला? वहीं उसकी इतनी ठंडी और खतरनाक आवाज सुनकर एक पल को सारे डॉक्टर एक पल के लिए कँप गए। उन्हें आर्बिका से बहुत डर लग रहा था क्योंकि वह लोग उसकी असली पहचान जानते थे कि अगर उनसे एक गलती हुई तो ये डेविल उन्हें छोड़ेगी नहीं। वहीं जब आर्बिका देखती है कि ये डॉक्टर उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से से बोली, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मुंह में दही जमा ली है क्या? और तुम्हारे साथ सत्यम क्यों नहीं आया? वहीं आर्बिका को गुस्से में देखकर उन सब की हालत खराब हो गई लेकिन फिर भी उनमें से एक डॉक्टर हिम्मत करके बोला, बॉस सत्यम सर अभी एक इम्पोर्टेंट सर्जरी के लिए आउट ऑफ कंट्री गए हैं। इतने कम समय में वह यहाँ पर नहीं आ सकते थे और हमने मैम को चेक कर लिया है। उन्हें अभी आधे घंटे में ही होश आ जाएगा। उनकी हालत देखकर तो लगता है कि उन्हें पैनिक अटैक आया था और इस कारण वह बेहोश हो गईं। लेकिन अभी हमें उसकी कोई खास वजह पता नहीं चली है। हमने उनका ब्लड सैंपल ले लिया है। शाम तक उसकी रिपोर्ट आएगी, तभी हमें कुछ पता चलेगा। और विकास गहरी सोच में डूब गई। उसके चेहरे देखकर बताना मुश्किल था कि वह क्या सोच रही है। वहीं दूसरी तरफ मेहरा मैंशन भी बहुत खूबसूरत और बड़ा था लेकिन राय जायद मैंशन के सामने ये कुछ भी नहीं था। वहीं इसी मैंशन के सेकंड फ्लोर पर बानी का रूम था जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी क्योंकि अलमारी का सारा सामान इधर उधर बिखरा था और बानी इस वक्त अलमारी से कुछ कीमती चीज़ ढूंढ रही थी ताकि उसे बेचकर उसे कुछ पैसे मिल जाएं और वह उन गुंडों को ये पैसे दे सके, क्योंकि वह लोग उसे सुबह से कॉल करके धमकी दिए जा रहे थे कि अगर उसने पैसे उन्हें नहीं दिए शाम तक तो वह लोग उसका वीडियो वायरल कर देंगे। वहीं इससे वह बहुत परेशान थी। कहाँ से लाए, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था। उसके डैड महीने पर उसे सिर्फ 2100 INR ही पॉकेट मनी देते थे ताकि वह बिगड़ ना जाए। और उसकी मॉम के पास भी बिल्कुल पैसे नहीं रहते थे क्योंकि जितना भी पैसा उसके डैड उन्हें देते थे वह सब वह किटी पार्टी और अयाशियों में खर्च कर देती थी। इसलिए वह उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकती थी। उसे अभी अपने कपबोर्ड में सिर्फ 90 लाख की ही ज्वेलरी मिली थी। उन्हें बेचकर उससे 90 लाख तो मिल जाते लेकिन और 1.5 करोड़ रुपये वह कहाँ से लाए, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वहीं इस समय वह आर्बिका को कोस रही थी क्योंकि उसी की वजह से अनुजी ने उससे कार्ड छीन लिए। अगर वह कार्ड उसके पास होते तो आराम से वह ये सब पैसे चुका देती। तभी उसे कुछ याद आता है और वह खुश हो जाती है और अपना मोबाइल ढूंढते हुए जल्दी से कार्तिक को कॉल लगा देती है। कुछ समय बाद कॉल रिसीव होता है तो बानी रोते हुए बोली, कार्तिक बेबी, पर इतना कहकर वह सिसकने लगी। वहीं दूसरी तरफ का लड़का मतलब कार्तिक जब उसका रोना सुनता है तो वह घबराते हुए बोला, बानी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो बेबी? क्या किसी ने तुमको परेशान किया? मुझे बताओ कौन है वह, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वहीं उसकी बात सुनकर बानी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई लेकिन फिर वह सिसकते हुए बोली, कार्तिक बेबी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मुझे अभी के अभी 2 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। अगर मैंने ये पैसे नहीं दिए तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेबी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। तुम मेरी मदद करोगे ना? हाँ बेबी, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तो अभी पैसे भेज देता हूँ। पर प्लीज़ तुम रोना बंद करो, मुझे तुम्हें रोते देख अच्छा नहीं लग रहा। उसकी बात सुनकर बानी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी। फिर वह झूठी खुशी और मासूमियत का नाटक करते हुए बोली,
थैंक यू बेबी, तुम अगर नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा बॉयफ्रेंड मिला। जहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि यह बानी का वही बेवकूफ़ और कमीना बॉयफ्रेंड है जिसने बानी के साथ मिलकर हमारी आविका बामिका को पिछले जन्म में मारा था। वहीं उसकी तारीफ सुनकर कार्तिक खुश हो जाता और जल्दी उसे पैसे भेज देता है। वहीं कुछ समय बात करने के बाद बानी कॉल रखती है और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए स्माइल के बोली, कार्तिक बेबी, अच्छे तो तुम बहुत हो बेबी, लेकिन क्या करें, तुम्हारी औकात एकांश के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम मेरे लायक नहीं हो, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े हैं जिन्हें सिर्फ एकांश ही पूरा कर सकता है, तुम जैसा लूज़र नहीं। एक बार एकांश मेरा हो जाए फिर मैं तुमको दूध में पड़ी मक्खी की तरह अपनी जिंदगी से निकाल फेंकूंगी। और इतना कहकर किसी चुड़ैल की तरह हंसने लगी। रायज़ादा मैंशन। अब तक बामिका को दवाई के असर से होश आ गया था। वहीं इस समय वह बिल्कुल शांत और खोई खोई सी लग रही थी। वहीं ये देखकर अर्बिका ने भी उससे यूज इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वह उसके डर को और बढ़ाना नहीं चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसे फिर से कोई पैनिक का अटैक आ जाए। और फिर उसने और बामिका ने लंच किया और उसने बामिका को दोबारा से दवाई देकर सुला दिया और उसी के कमरे में खुद अपने ऑफिस का ज़रूरी काम करने लगी। ऐसे ही शाम हो गई। वहीं अब तक जय जी और अनु जी आ चुके थे, इसलिए वह बामिका की रिपोर्ट्स लेने के लिए हॉस्पिटल चली गई। कुछ समय बाद वह अर्बिका हॉस्पिटल के एक लग्जूरियस कैबिन में बैठी हुई थी। समय उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वहीं उसके सामने एक बहुत हैंडसम लड़का बैठा हुआ था। उसने इस समय सफ़ेद कोट पहना था जिससे साफ पता चल रहा था कि वह एक डॉक्टर है। तो ये है अर्बिका के दोस्त और पर्सनल डॉक्टर, डॉक्टर सत्यम। ये वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर में से एक है। ये रिसर्च करके बहुत सारी दवाइयाँ बनाई हैं जिससे लाखों लोगों की जान बची है। डॉक्टर सत्यम वहीं वह समय एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और जैसे जैसे वह रिपोर्ट पढ़ रहा था उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। पॉइजन और मिसेस बजाज। वहीं ये देखकर अर्विका बोलती है, क्या हुआ सत्याम, क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? बामी ठीक तो है ना? उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो उसकी बात सुनकर सत्याम रिपोर्ट टेबल पर रखता है और एक गहरी सांस लेकर बोला, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो आरू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हारी बहन की बॉडी में पॉइजन मिला है और वह पॉइजन उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका है, जिससे पता लगता है कि उसे बहुत समय से ही पॉइजन दिया जा रहा है। वहीं ये बात सुनकर अर्विका हैरान हो जाती है और उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए, जिससे उसके आसपास से खतरनाक ऑरा निकलने लगा। ये देखकर सत्यम भी बहुत डर जाता है, क्योंकि भले ही वो उसका दोस्त था, लेकिन फिर भी उसे अर्विका के गुस्से से बहुत डर लगता था। ये देखकर अर्विका जैसे तैसे अपने आप को संभालती है और फिर एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ पूछती है, कैसा पॉइजन? तो सत्याम अपने आप को संभालते हुए बोलता है, ये पॉइजन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये तब किसी को मरने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन, क्योंकि जिस इंसान को ये पॉइजन दिया जाता है उस पर यह तुरंत असर नहीं करता, बल्कि बहुत धीरे धीरे यह उस इंसान के दिमाग पर असर करता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बामी एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है और वह एक टॉपर भी है। तो सत्याम बोला, हाँ, क्योंकि ये पॉइजन ऐसे ही काम करता है। जिस इंसान को यह पॉइजन दिया जाता है उसे कमज़ोर, बेवकूफ़ इंसान बना देता है और उसकी सोचने समझने की शक्ति भी खत्म कर देता है और उसे हर चीज़ करने से डर लगता है। उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उसे लोगों से मिलने भी डर लगता है। और अगर कोई डर उस पर हावी हो जाए और इसी डर के कारण वह इंसान धीरे धीरे करके पागल हो जाता है। और फिर ये ड्रग इंसान के ऑर्गन्स पर भी बहुत असर करता है, जिससे किसी भी ऑर्गन के फेल होने से उस इंसान की तुरंत डेथ हो सकती है, जिससे सभी को लगता है कि यह एक नेचुरल डेथ है, क्योंकि इसके सिम्टम्स कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं पहचान सकता। मैं इस बात से बहुत हैरान हूँ कि तुम्हारी बहन की पूरी बॉडी में ये पॉइजन फैला है, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। उसकी विल पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वरना उसकी जगह कोई और इंसान होता तो अब तक तो पागल हो चुका होता या फिर उसकी डेथ हो चुकी होती। क्वोट। वही ये बात सुनकर अविका की मुट्ठियाँ कस गई और उसकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। उसे इस समय बानी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह जानती थी इसके पीछे कहीं ना कहीं बानी और उसके छुपे हुए दुश्मन का ही हाथ है। उसे पहले ही शक था इस बात पर कि वह लोग बामिका को इतने आसानी से अच्छे से कैसे रहने दे सकते हैं, और उसका ये शक सही निकला। ये घटिया लोग उसकी बहन को बचपन से ही जहर दे रहे थे ताकि वह मर जाए। ये सोचकर ही उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वही बामिका के बारे में सोचकर उसकी आंखें नम हो गईं। अब उसे समझ में आ रहा था कि वह ऐसी क्यों है और आज तक पता नहीं उसने कितना दर्द सहा होगा इस बानी की वजह से। इसलिए उसने ज़्यादा खानदान की फैमिली डॉक्टर को न बुलाकर अपने डॉक्टर से उसका चेकअप करवाया था, क्योंकि उसे शक था कि इसमें राय ज़्यादा खानदान का फैमिली डॉक्टर भी साजिश में शामिल है, तभी तो बामिका की हालत हुई है। वही मामिका के बारे में सोचकर उसे बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी, इसलिए वह बोली, वह ठीक हो जाएगी ना? उसे कुछ नहीं होगा। तुम तो इस वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स में से एक हो, तो तुम उसे ठीक कर दोगे ना? और इतना कहकर वह बड़ी उम्मीद से सत्याम को देखने लगती है। वहीं इस समय उसकी आंखों में बामिका को खोने का डर साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर सत्याम हैरान हो जाता है, क्योंकि अर्विका को वह बहुत समय से जानता था और बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों में, जहां पर उसकी जान को खतरा होता था, तब भी उसने अर्विका की आंखों में डर नहीं देखा था जो आज उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह उसकी वही दोस्त है जिसे किसी के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वही वह इसी सोच में खोया था कि तभी अर्विका की बेचैनी से भरी आवाज़ सुनाई देती है, सत्यम, वह ठीक हो जाएगी ना? तुम उसे ठीक कर दोगे ना? सत्याम, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम चुप क्यों हो? तो उसकी बात सुनकर सत्याम होश में आता है और एक लंबी सांस लेकर सीरियस होकर अर्विका को देखकर बोलता है, देखो, मैं उसका इलाज करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन यह स्लो पॉइजन उसे बहुत समय से दिया जा रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और सिर्फ दवाइयों से नहीं, बल्कि हमें उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में और उसके डर को दूर करने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसकी बात सुनकर अर्विका की जान में जान आई। सच में वह बहुत ज़्यादा डर गई थी। वहीं यह महसूस करके एक पल को तो वह भी हैरान हो गई कि कितनी बदल गई थी वह। पहले उसे किसी के जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता था। वह सचमुच बहुत हार्टलेस इंसान थी। सुनकर पहले उसे किसी के कुछ भी करने से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब उसका परिवार उसकी जान बन गए थे, उसके जीने की वजह बन गए थे। और बामिका के साथ तो उसका स्पेशल बॉन्ड था। अगर कुछ हो जाता तो पता नहीं वह क्या करती। तभी वह सत्याम को देखकर बोली, तुम किसी बात की फिक्र मत करो, वह सब मैं संभाल लूंगी, बस तुम जल्दी से जल्दी उसका इलाज शुरू करो। और इतना बोलकर वह कुछ समय उससे और डिस्कस करती है और फिर वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही आलीशान 65 मंजिला बिल्डिंग की बाहर बड़े बड़े खूबसूरत शब्दों में लिखा था, बजाज इंडस्ट्री। और उसी के एक 65th फ्लोर पर एक लग्जरियस केबिन में एक शख्स राजा की तरह बैठा था। उसने अभी रॉयल ब्लू कलर का सूट पहना था। वहीं उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले हुए थे, जिससे उसकी मस्क्यूलर चेस्ट नजर आ रही थी। एस्टरिस्क बहुत ही ज्यादा डैशिंग और अट्रैक्टिव लग रहा था। इस वक्त वह शख्स अपने हाथ में पकड़े कागज को अपनी गहरी नीली आंखों से बड़े शिद्दत से देख रहा था। तभी वह अपनी गहरी अट्रैक्टिव आवाज में उस डॉक्यूमेंट में लिखे शब्दों को पढ़ते हुए बोला, मिसेज आविका अड्रिव बजाज। वही ये शब्द बोलते ही उसकी आंखों में गहरी चमक आ गई और चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, जिससे वह और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वही वह शख्स बार बार इसी अल्फाज को बड़ी शिद्दत से पढ़ रहा था। वही जितनी बार वह ये शब्द बोलता उसकी आंखों की चमक बढ़ती जाती। तभी उसके कैबिन के सन्नाटे को चीरते हुए दरवाजे पर नॉक होने की आवाज़ आई। तो वह शख्स का ध्यान वहां चला जाता है और वह अपनी गहरी आवाज़ में बोला, कमिंग। ये बात सुनकर एक बहुत ही हैंडसम लड़का अंदर आया। वह लड़का बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, देखने में वह फॉरेनर लग रहा था। बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, लेकिन हमारे दोनों हीरो से कम। तभी वह लड़का अद्रव को